हाय गाइस, वेलकम बैक टू आरंभ बैच। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या चल रहा है? सब बढ़िया, ग्रेट। तो मेरे प्यारे लाडले बच्चों, इन द प्रीवियस लेक्चर, आई एम सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया। वो कहते हैं ना, व्हेन थिंग्स डू नॉट गो अकॉर्डिंग टू यू, हम अकॉर्डिंगली काम भी नहीं कर सकते। तो यू ऑल नो कि अप्रैल से फैमिली में बहुत इश्यूज चल रहे हैं, पर्सनल लाइफ में, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरीके से, मतलब जिसको बोलना चाहिए सारी ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम से घेर लिया है। तो थोड़ा डिले ज़रूर हो रहा है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम लोग स्पीड अप पकड़ें, स्पीडली काम करें एंड जल्दी से जल्दी हमारे पूरे सिलेबस को कंप्लीट करें। लेकिन हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि हम जो भी पढ़े वो जेई और नीट लेवल का पढ़े, तो हम उसके अंदर बिल्कुल भी जिसको बोलना चाहिए कमी नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए थोड़ा सा भले लेक्चर स्लो आ रहा है, लेकिन आएगा क्वालिटी का, ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला। और प्रैक्टिस भी हम लोग कर रहे हैं और जल्दी जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस, आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाइन स्पेक्ट्रम और वी कैन से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हेडिंग डालेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एक बेसिक सी बात मैं आपको बता दूं, एक बेसिक सी छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, अभी नील बोर का मॉडल ही चल रहा है। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए आपको एनर्जी निकालनी है ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth शेल, तो आप -13.6 Z² अपॉन n² वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। यूनिट होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। मैंने आपसे ये भी कहा था आप -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² अपॉन n² जूल्स, ये यूनिट भी लिख सकते हो एनर्जी की। और ये फॉर्मूले को मैंने आपसे कहा था कि ज़रा याद करके रखना, ज़रा इसको संभाल के रखना, क्योंकि आज इस फॉर्मूले का हम फिर इस्तेमाल करने वाले हैं। आज ये फॉर्मूले का हम लोग फिर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग प्यारे बच्चों आज इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग नील बोर के मॉडल को फिनिश करने वाले हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के साथ हम नील बोर के मॉडल को फिनिश करने वाले हैं। आओ एक बार वापस से नील बोर की बात को याद करें। नील बोर ने कहा था कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन n = 1 शेल में है, नो डाउट ये आपका न्यूक्लियस है, नो डाउट दिस इज योर न्यूक्लियस, और यहां पर मान लीजिए आपका एक इलेक्ट्रॉन है, और आपने अगर इसको एनर्जी दी तो लेट से इमेजिन करो ये 5वें शेल में चला गया। सो अपॉन अब्जॉर्बिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाएगा और अब आपको वो इलेक्ट्रॉन यहां पर घूमता हुआ नजर आएगा। बेसिकली यहां पर आपको घूमता हुआ नजर आएगा। सो आई विल से दिस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन, दिस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप एक बात बताओ, मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था दैट एनर्जी इन फर्स्ट शेल इज इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब आप बताओ, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में होगा और लेट से ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, तो हाइड्रोजन का एटम होगा, तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू तो हमेशा 1 चलती है। तो ये फॉर्मूला लगेगा -13.6 इंटू 1² अपॉन इलेक्ट्रॉन, अभी फर्स्ट शेल में है तो 1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब यहां से आपका इलेक्ट्रॉन जंप करके 5th शेल में आ गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर E = 5, तो -13.6 इंटू 1² अपॉन 25, यहाँ पर n की जगह मैं 5 लिखूंगा और 25 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। नो डाउट आप समझ रहे हैं ये वैल्यू 13.6 डिवाइडेड बाय 25, तो मैंने जैसे डेसिमल हटाया तो 250 हो गया, मैंने डेसिमल लगाया तो यहाँ 0 लग जाएगा, इसे डेसिमल लगाया 0 लग जाएगा। ना 250 5 ज़ा 25 5 ज़ा 125 होता, तो 1250 हो गया ये, तो 0 1 1, फिर एक 0 लगाएंगे तो 25 4 ज़ा, तो यानी आप मान के चलो 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आसपास कुछ इसकी वैल्यू आ रही है। नाउ एज यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं वैल्यू लेस नेगेटिव होती जा रही है, एनर्जी की वैल्यू
लेस नेगेटिव होती जा रही है। यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव थी, यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू लेस नेगेटिव है, मतलब एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी इज इंक्रीजिंग। आप इस फॉर्मूले से भी इस बात को पता लगा सकते हो दैट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल। अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो एनर्जी आपको लेस नेगेटिव होती हुई नजर आएगी। बेसिकली यहाँ पर नेगेटिव वाला रिलेशनशिप है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ाओगे एनर्जी लेस लेस एंड लेस नेगेटिव होती जाएगी। मतलब मैं ये कहता चाहूँगा कि एनर्जी जैसे 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 न्यूक्लियस से आप दूर जा रहे हो एनर्जी पॉजिटिव होती जा रही है। आप देखो ना भाई, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे एक टेस्ट में -13.6 मार्क्स आए और आपके दोस्त के -0.54 मार्क्स आए, भाई ज़्यादा जूते किसको पड़ेंगे? इसको। वो बोलेंगे अबे गधे 0 लिया था, तो माइनस में भी लाया तो -13.6, मतलब दिस इज़ वेरी लो, दिस इज़ वेरी लो, दिस इज़ वेरी लेस, बट एज कंपेयर टू -13.6 इट इज़ ऑन हायर एंड। इसके मुकाबले ये हाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इलेक्ट्रॉन जैसे ही पहले शेल से, इमेजिन करो 5वें शेल में गया, आपने क्या देखा? आपने देखा कि भाई साहब एनर्जी की वैल्यू तो बढ़ गई। तो एनर्जी की वैल्यू कैसे बढ़ी होगी? डेफिनेटली इसने एनर्जी अब्जॉर्ब करी होगी, इसने एनर्जी अब्जॉर्ब करी होगी, और मैं कहूं इसने फोटॉन्स अब्जॉर्ब करे होंगे, और ये कहां चला गया? एक्साइटेड स्टेट में। तो यहां वाले केस में पहला केस तो ये हो गया ना। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये अब वापस से अपने ग्राउंड शेल पे आ जाए। अब जब ये अपने वापस से ग्राउंड शेल में आ रहा है तो यहां पर इसको बोला जाएगा डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है? ये डेफिनेटली यहां से एनर्जी छोड़ रहा है, ये एनर्जी या मैं कहूं फोटोन रिलीज कर रहा है, और फोटोन रिलीज करने के बाद ये अपने ग्राउंड स्टेट में आके गिर गया। तो ये बात आप सभी लोगों को पता है। नाउ गाइस, इसके बेसिस पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आई। क्या समझ में आई? कि आज हमें हमारे आसपास इस दुनिया में जितने भी रेडिएशंस, जितनी भी लाइट, जितनी भी एनर्जी मिल रही है वो इसी वजह से मिल रही है। मतलब कि अगर आपने आपके घर पर एक बल्ब लगाया, एक ट्यूबलाइट लगाई, आपने इसे बटन चालू करा, करंट दौड़ा, करंट दौड़ के आपके ट्यूबलाइट के अंदर भरी हुई गैस को जाके लगा। गैस मान लो अगर हाइड्रोजन की है, मान लो अगर हाइड्रोजन की है, तो हाइड्रोजन की गैस में जितने भी एटम्स हैं उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही वो करंट मिला, एनर्जी मिली, वो एक्साइट हुए, एक्साइट होकर वो हायर शेल पर गए, कुछ देर वहाँ रहे, और जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी उनके पास थी वो एक्स्ट्रा एनर्जी को छोड़ के रिलीज करके वापस से अपने लोअर एनर्जी लेवल पर आ गए। तो ये जो एनर्जी वो अब्जॉर्ब करके हायर एंड पर जाते हैं, और हायर शेल पर जाकर जब वो एनर्जी छोड़ते हैं, वो छोड़ी हुई एनर्जी उस ट्यूबलाइट से बाहर निकलती है, जिससे कि हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है, मतलब विजिबल रेंज। उससे छोड़ी हुई एनर्जी से ट्यूबलाइट लगातार चलने पर गर्म हो जाती है, मतलब हो सकता है इंफ्रारेड। और आपने देखा होगा कि जब आप ट्यूबलाइट को फोड़ते हो तो ट्यूबलाइट में से एक वाइट कलर का पाउडर निकलता है, जिसको सीजियम ऑक्साइड का पाउडर बोलते हैं। ये पाउडर अल्ट्रा वायलेट लाइट को अब्जॉर्ब करने का काम करता है। दैट मीन्स ट्यूबलाइट बनाने वाले को पता है कि जब ये गैस का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और जब वो डी एक्साइट होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन के डी एक्साइटेशन होने पर जो एनर्जी बाहर छोड़ी जाएगी, वो बाहर छोड़ी हुई एनर्जी IR, विजिबल और अल्ट्रा वायलेट रेंज की होगी। क्या बात समझ में आ गई? तो हमें ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से ये चीज़ समझने को मिली कि एक हाइड्रोजन गैस में से क्यों नील बोर को एक विजिबल रेंज की नीली और पीली कलर की लाइट दिख रही थी, क्यों नील बोर को अल्ट्रा वायलेट लाइट दिख रही थी, और क्यों नील बोर को IR रेज दिख रही थी। तो आज गाइज हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर देखेंगे, और अब इस बात को ध्यान से समझेंगे कि एक स्पेक्ट्रम कैसे बना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लाइन बना लेता हूँ। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट शेल,
फिर ये जो सेकेंड लाइन बनेगी, ये सेकेंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल, ये आपका पांचवा शेल, ये छठा शेल, ये तोड़ा कुत्ता टॉमी सादा कुत्ता कुत्ता सातवां शेल, और ये ऊपर ट्यू 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 तुम्हारा इनफाइनाइट शेल। अब देखो, ये आपके हाइड्रोजन एटम के अलग अलग शेल हैं। शुरुआत में हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होगा? फर्स्ट शेल में। तो अगर आपने हाइड्रोजन एटम को एनर्जी दी तो हो सकता है आपने उसको इतनी एनर्जी दे दी हो कि वो ससुरा उछल के सीधे इनफाइनाइट शेल में चला जाए, जहाँ पर उसकी एनर्जी जीरो होगी, मतलब वो आयोनाइज ही हो गया, आयोनाइज हो गया। जब एनर्जी जीरो होती तो पिछले लेक्चर में क्या सिखाया था? एनर्जी जीरो या पॉजिटिव होने का मतलब है एटम में से इलेक्ट्रॉन जा चुका है। हमेशा एनर्जी नेगेटिव लेनी चाहिए। नेगेटिव एनर्जी का मतलब है वो न्यूक्लियस से बाउंड है, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। आपने उसको एनर्जी दी तो वो उछल के सातवें शेल में चला गया, छठे शेल में चला गया, पांचवें में चला गया, चौथे में चला गया, तीसरे में चला गया या दूसरे में चला गया। मतलब ये वाली लाइंस आपको दिखा रही है कि आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, एक्साइटेशन हो रहा है। अब देखो बेटा, यहां पर पूरा खेल प्रोबेबिलिटी का है। भाई मेरे को एक बात बताओ, क्या ये बात हमेशा ज़रूरी है कि जिसको आप एनर्जी दे रहे हो वो एक्साइट होकर, मान लो आपने उसको एक्साइट करके सातवें शेल में पहुंचा दिया, तो सातवें शेल में पहुंचाने के लिए आपने उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट में एनर्जी दी। अब क्या ये ज़रूरी है कि वो उतनी ही एनर्जी छोड़े जितनी आपने दी हो और वापस फर्स्ट में आ जाए? नहीं, अभी तक आपको शायद लग रहा था कि हाँ ऐसा ही होता होगा कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से उछल के सातवें में गया, एनर्जी छोड़ी, वापस पहले में आ गया। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिला, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेमन। एक साइंटिस्ट था जिनका नाम क्या था? लेमन। तो लेमन को एक सीरीज मिली जिसको उन्होंने नाम दे दिया गया लेमन सीरीज। लेमन सीरीज क्या बताती है कि अगर आपके हाइड्रोजन के एटम को आपने एनर्जी सप्लाई करी और उस एनर्जी सप्लाई करने की वजह से वो सातवें शेल में चला गया या इनफाइनाइट शेल में चला गया। अभी अपन इनफाइनाइट भूल जाओ, आप इनफाइनाइट भूल जाओ, अपन 7 से पढ़ेंगे। तो लेट्स फॉरगेट इनफाइनाइट, हम इनफाइनाइट की यहाँ पर बात करना खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब आपका इलेक्ट्रॉन सातवें से एनर्जी छोड़कर भड़ाम फर्स्ट में आके गिर गया। आपने हाइड्रोजन के एटम को, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, वो सातवें पहले से सिक्स्थ में चला गया, तो उसने सिक्स्थ से एनर्जी छोड़ी और वो डी एक्साइट होकर फर्स्ट में आ गया। आपने एनर्जी देके पांचवें पे पहुंचाया था, वो पांचवें से एनर्जी छोड़ के पहले में आ गया। चौथे पे पहुंचाया, चौथे से भी पहले में आ गया, तीसरे से भी पहले में आ गया और दूसरे से भी पहले में आ गया। दैट मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड शेल में हो, किसी भी एक्साइटेड शेल में हो, वो ड्रॉप होकर, वो गिर कर फर्स्ट शेल में आएगा। दैट सीरीज इज कॉल्ड एज लेमन सीरीज। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि N1 इज ऑलवेज 1, N1 इज ऑलवेज 1, दैट इज योर ग्राउंड, और मैं कहूं लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट। और N2 क्या होगा? N2 क्या होगा भाई? अगर सेकेंड से फर्स्ट में आ रहा है तो N2 2 हो जाएगा, अगर थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है तो थर्ड हो जाएगा, अगर फोर्थ से गिर के फर्स्ट में आ रहा है तो फोर्थ हो जाएगा, अगर 5 से गिर रहा है तो 5 हो जाएगा, 6 से गिर रहा है तो 6 हो जाएगा, 7 से गिर रहा है तो 7 हो जाएगा। ऐसे करते करते आप इनफाइनाइट कहीं भी जा सकते हो। क्या बात समझ में आ गई? ये आपका हायर एनर्जी लेवल हो जाएगा, ये आपका हायर एनर्जी स्टेट हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो इस ड्यूरेशन में देखा गया कि जब आपका इलेक्ट्रॉन सातवें से पहले में गिर रहा है तो जो एनर्जी वो यहाँ से छोड़ेगा डी एक्साइट होने के लिए, जो फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करके फर्स्ट में गिरेगा, या जो फोटोन वो यहाँ से रिलीज करके फर्स्ट में गिरेगा, या जो फोटोन वो यहाँ से रिलीज करके फर्स्ट में गिरेगा, या जो फोटोन वो यहाँ से रिलीज करके फर्स्ट में गिरेगा,
या जो फोटोन वो यहाँ से रिलीज करके फर्स्ट में गिर रहा है, या जो फोटोन वो यहाँ से छोड़कर फर्स्ट में गिर रहा है, इन सब की वेवलेंथ, इन सब की जो आपकी वेवलेंथ आती है वो सब अल्ट्रा वायलेट रेंज में गिरती है। वो सब कौन सी रेंज में गिरती है? अल्ट्रा वायलेट रेंज में। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, लेमन सीरीज में सारे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आकर गिरते हैं, भले ही वो सेकंड से आ रहे हो, थर्ड से आ रहे हो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, कहीं से भी आ रहे हो, वो आकर हमेशा फर्स्ट में गिरेंगे और आपको अल्ट्रा वायलेट लाइट रिलीज करते हुए नजर आएंगे, यानी आपके यहाँ से छोड़े गए जो फोटॉन्स हैं उनकी वेवलेंथ हमेशा अल्ट्रा वायलेट लाइट के रीजन में ही देखी जाएगी, हमेशा अल्ट्रा वायलेट की रेंज में ही देखी जाएगी। अब अगर आप इसका उल्टा कर दो, अगर आप इलेक्ट्रॉन को पहले से सेकेंड में उछालो, पहले से दूसरे में उछालो, पहले से तीसरे में उछालो, पहले से चौथे में उछालो, पहले से पाँचवें में उछालो, पहले से सातवें में उछालो, तो आपको उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? अगेन आपको उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी एनर्जी अल्ट्रा वायलेट की रेंज में आएगी। मतलब हमेशा ध्यान रखना, डी अब्जॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन हमेशा बराबर होगा, बस साइन का फ़र्क होगा। जब वो एनर्जी छोड़कर नीचे आएगा तो आपको एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, और जब वो अब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा तो आपको एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। दैट्स इट। अभी हम फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तब और क्लियर होगा। तो पहली सीरीज़ क्लियर हो गई, कोई परेशानी? अगली सीरीज़, इसके बाद एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा कि यार इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से एक्साइट होकर सेकेंड में जा रहा है, थर्ड में जा रहा है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन जा रहा है, लेकिन वो ससुरा डी एक्साइट होकर सेकेंड में गिर जा रहा है, वो फर्स्ट में आ ही नहीं रहा। मतलब आप यहाँ डिफरेंस समझो, पहले इलेक्ट्रॉन ने इतनी एनर्जी छोड़ दी कि लगभग नेग्लिजिबल एनर्जी के साथ फर्स्ट शेल में आ गया। लेकिन यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन चतरा है, इस बार इलेक्ट्रॉन ने मस्ती करी, इस बार इलेक्ट्रॉन थोड़ी शातिरता दिखाई, थोड़ा सा शार्प माइंड दिखाया और कुछ एनर्जी सेव करके रख ली, तो वो फर्स्ट में ना गिरते हुए सेकेंड में गिरा। इनफैक्ट वो इलेक्ट्रॉन अगर छठे में होता तो भी सेकेंड में गिरता, पाँचवें में होता तो भी सेकेंड में गिरता, चौथे में होता तो भी सेकेंड में गिरता, और तीसरे में होता तो भी सेकेंड में गिरता। इस सीरीज को नाम दिया गया बाल्मर सीरीज। दिस सीरीज इज कॉल्ड एज बाल्मर सीरीज, BALMAR, बाल्मर सीरीज, बाल्मर MAR। बाल्मर सीरीज में ऑब्जर्व किया गया कि इलेक्ट्रॉन हमेशा जो आएगा वो सेकेंड शेल में गिरेगा। मतलब यहाँ पर अपन ने N1 को क्या बोला? लोअर एनर्जी स्टेट। N1 क्या कहलाएगी? लोअर एनर्जी स्टेट। तो बाल्मर सीरीज के लिए लोअर एनर्जी स्टेट क्या है? 2। मतलब ये वाला शेल, क्योंकि इसके नीचे इलेक्ट्रॉन तो जा नहीं रहा, तो ये लीस्ट एनर्जी वाला होगा। लेकिन हायर एनर्जी वाला क्या क्या हो सकता है? 3, 4, 5, 6, 7, इन्फाइनाइट, ये कुछ भी हो सकता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आएगा लेकिन वो सेकेंड शेल में गिरेगा। इसकी रेंज क्या होगी? इसके लैम्डा की रेंज होगी विजिबल रेडिएशंस। ये आपको हमेशा कौन से रेडिएशंस दिखाई देगा? ये आपको हमेशा विजिबल रेडिएशन दिखाएगा। मतलब जब जब बात बाल्मर चाचा की आएगी, बाल्मर चाचा आपको हमेशा विजिबल रेडिएशंस दिखाएंगे। ठीक है, अगली सीरीज फिर हमने देखी, एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि अब हमारा इलेक्ट्रॉन और चतरा हो गया है, अब वो तीसरे के नीचे जा ही नहीं रहा, उसने और एनर्जी बचा ली। यहाँ आके गिरा, थर्ड में गिरा, यहाँ आके गिरा, थर्ड में गिरा, यहाँ आकर गिरा, थर्ड में गिरा, वो इसके नीचे जा ही नहीं रहा। इस सीरीज को बोलते हैं पास्कन सीरीज। दिस सीरीज इज कॉल्ड एज पास्कन सीरीज। अब इस सीरीज की खासियत क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन पूरी एनर्जी छोड़ने के बाद भी थर्ड शेल में अटक जाएगा, और हायर एनर्जी शेल आप उसका 4, 5, 6, 7, इनफाइनाइट कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को इंफ्रारेड रेडिएशंस दिखाई पड़ते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि आपका एक हाइड्रोजन का एटम 3 प्रकार के रेडिएशन क्यों छोड़ पा रहा है? क्योंकि कभी कभी उसका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से एक्साइट होकर वापस फर्स्ट में गिर जाता है, 7वें से, 6ठे से, 5वें से, चौथे से, तीसरे से, दूसरे से, तो वो लेमन सीरीज में आ गया। तो यहाँ उसके द्वारा छोड़ी गई एनर्जी अल्ट्रा वायलेट रीजन की रेंज में आ रही है।
यहाँ पर अगले केस में, क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि वो फर्स्ट शेल में नहीं जा रहा है, वो सेकेंड शेल में अटक रहा है। और आप लोग जानते हो सेकेंड शेल में अटकना मतलब न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होना, मतलब आपकी एनर्जी लेस नेगेटिव होना, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स कम होना, मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होना, मतलब थोड़ा ज़्यादा एनर्जी के साथ घूमना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब सेकेंड शेल में गिरेगा तो अपने पास थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी बचा लेगा, जो थी उससे थोड़ी एक्स्ट्रा बचा लेगा। तो वो सारी एनर्जी नहीं छोड़ा है, जितनी उसने अब्जॉर्ब करके यहाँ पहुँचा है, जितनी फर्स्ट से अब्जॉर्ब करके यहाँ पहुँचा है, ये उतनी छोड़ा नहीं है, उससे थोड़ी कम छोड़ी है इसने एनर्जी। तो कम छोड़ने की वजह से आप देख पाओगे कि इसका जो लैम्डा आ रहा है वो विजिबल रेडिएशन में आ रहा है। मतलब अब वो कहीं से भी एनर्जी या फोटॉन्स रिलीज करेगा और जब वो आकर अपने सेकेंड शेल में गिरेगा तो जो एनर्जी आएगी, जो वेवलेंथ आएगी, वो विजिबल रेडिएशन के फील्ड में आएगी। जब पास्कल सीरीज ऑब्जर्व करेंगे तो अब इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा एनर्जी अपने पास रखना चाह रहा है, वो अपने पास में और एक्स्ट्रा एनर्जी रखना चाह रहा है, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी होने की वजह से जब आप उसका एनर्जी निकालोगे तो उसका एनर्जी आपको इंफ्रारेड रेडिएशंस के अंदर दिखाई देता है। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद हमारे पास में ब्रैकेट आएगी और फिर पी फंड आएगी। तो अब दोनों एक साथ बनाऊंगा। अब सातवें से चौथा, छठे से चौथा और पांचवें से चौथा, इस सीरीज को रहता है ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। और इसके बाद वाली आती है सातवें से पांचवा और छठे से पांचवा, दैट इज फंड सीरीज, या कुछ लोग इसको पी फंड भी प्रोनाउंस करते हैं, कुछ इसके पी को बोलते हैं, कुछ पी को नहीं मानते, अपन फंड सीरीज बोलेंगे। यहां पर भी आपको इंफ्रारेड मिलेंगे, यहां पर भी आप लोगों को इंफ्रारेड मिलेंगे। कुछ किताबें इसको लोअर इंफ्रारेड बोलती है, कुछ इसको मीडियम इंफ्रारेड बोलती है, कुछ इसको हायर इंफ्रारेड बोलती है। यहां पर आपका N1 क्या रहेगा, आप देखो पांचवें शेल में आकर गिर रहा है तो N1 हो जाएगा 5, और N2 क्या मानेंगे 6, 7 अप टू इन्फाइनाइट। ब्रैकेट सीरीज में आपका N1 क्या हो जाएगा 4, और N2 क्या हो जाएगा 5, 6, 7 इन्फाइनाइट। तो ये है बेटा आपके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और वीकेंड से आपके लाइन स्पेक्ट्रम। अब आपको ये बात समझ में आई कि जब कभी भी आपका इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी लेवल से फोटॉन्स छोड़कर किसी लोअर एनर्जी लेवल पर आता है, तो बेटा ये बात आपको पता करना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से एक्साइटेड शेल में पहले था और डी एक्साइट होकर अब वो कौन से लोअर एनर्जी वाले शेल में आकर गिरा। अगर आपको ये दो बातें पता चल गई तो आप आंख बंद करके ये पता लगा सकते हो कि उस इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी छोड़ी, उसके द्वारा छोड़ी गई एनर्जी कौन से वेवलेंथ की रेंज में आ रही है। तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि वो IR है, विजिबल है, UV है, या वो क्या है। क्या बात समझ में आ गई? कोई परेशानी बेटा? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं आप लोगों को हमारे बाल्मर चाचा बाल्मर, ये जो चाचा बाल्मर है, इनका एक फॉर्मूला पढ़ा दूं। पहले पढ़ाऊंगा फिर बताऊंगा कि वो आया कैसे। ठीक है? चलो, हो गया बच्चा लोग? चलिए, अब आपके बाल्मर चाचा ने एक बात बोली कि देखो, हमेशा ध्यान रखना, हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है वेव नंबर का, फॉर्मूला होता है वेव नंबर का, जिसको मैं लिखूंगा म्यू बार से। एंड म्यू बार इज ऑलवेज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। मतलब अगर मैं वेव नंबर निकाल लूं तो वेव नंबर का मैं इन्वर्स करके लैम्डा निकाल सकता हूं। मतलब फिर अगर जब मुझे लैम्डा निकालना होगा तो मैं 1 अपॉन वेव नंबर लिख दूंगा, मुझे लैम्डा मिल जाएगा। और मुझे लैम्डा की तो ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लैम्डा यानी मुझे वेव लेंथ ही बताएगी कि मेरी जो वेव्स है वो विजिबल की है, UV की है, या IR की है। तो बाल्मर ने सिर्फ अपनी विजिबल सीरीज के लिए एक फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला था न्यू बार इज इक्वल टू 109677 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन
N1 का स्क्वायर, इनफैक्ट उन्होंने लिखा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, और इसकी जो यूनिट थी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पर सेंटीमीटर। मतलब बाल्मर का सिर्फ अपनी सीरीज से लेना देना था। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, मेरा जो लोअर एनर्जी स्टेट है N1 वो तो फिक्स है, क्योंकि मेरी सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आकर गिरे, कहीं से भी आए, आसमान से आकर गिरे, लेकिन वो सेकेंड शेल में गिरेगा। तो मेरे N1 की वैल्यू तो फिक्स है, लेकिन N2 की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो इससे मुझे न्यू बार मिल जाएगा। लेकिन बाद में हमारे रिडबर्ग चाचा आए, एंड रिडबर्ग चाचा ने एक बात बोली कि यार देखो, एक बात समझो, बाल्मर सिर्फ आप नहीं, लेमन, ब्रैकेट, पास्कन, फंड, इन सब लोगों का काम भी आपके जैसा है। तो आप नहीं, लेमन सीरीज वाला भी आपके फॉर्मूले को यूज कर सकता है, आप नहीं, ब्रैकेट वाला भी यूज कर सकता है, पास्कन भी यूज कर सकता है, फंड भी यूज कर सकता है। कैसे, आप देखिए। उन्होंने बोला आप न्यू बार को कांस्टेंट रखिए, 109677 को रहने दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 1/, आप इसे N1 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस N2 का स्क्वायर कर दीजिए पर सेंटीमीटर। और ये फॉर्मूला अब आप पूरी दुनिया में इस्तेमाल करवा सकते हैं बिना किसी परेशानी के, आपको हमेशा न्यू बार मिल जाएगा। तो इन केस जब हमें भी किसी भी सवाल में न्यू बार पूछा जाए, वेव नंबर पूछा जाए या वेव लेंथ पूछी जाए, हम ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। एंड हमेशा ध्यान रखना, N1 आपको किसे बताना है, N1 आपको उसे बताना है जिसकी एनर्जी कम है, N2 आपको उसे बताना है जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? क्या ये बात बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई बच्चा लोग? इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम मेरे लाडलो, मेरे बच्चों, मेरे राज दुलारो? ठीक है, क्या ये फॉर्मूला क्लियर हो गया? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और एक और ज़रूरी और बेहतरीन तुमको अंदर से किक देने वाली बात समझाता हूं। देखो, चलिए, तो आई होप यहां तक का आपको पूरा फंडा समझ में आ गया होगा। आगे ये भी पूछा गया कि क्या हम सिर्फ वेव नंबर या वेव लेंथ निकालते ले जाएंगे, क्या हमें कभी ये नहीं पता चलेगा कि कितनी एनर्जी रिलीज करी? देन फर्दर नील बोर और रिडबर्ग जैसे साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि देखो, सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही क्यों, हाइड्रोजन के अलावा दुनिया में और भी स्पीशीज है, जैसे He पॉजिटिव, जैसे Li डाई पॉजिटिव, जैसे बेरिलियम ट्राई पॉजिटिव। भाई ये सारी स्पीशीज भी 1 इलेक्ट्रॉन वाली है। तो इन सब स्पीशीज के भी हम स्पेक्ट्रम्स निकाल सकते हैं, और इन सब स्पीशीज के भी हम लोग ये निकाल सकते हैं कि मान लो अगर बेरिलियम के एटम में, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन उसको ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं, अब इसमें जो एक आखिरी इलेक्ट्रॉन बचा है, अगर मैं उसको एनर्जी दूं और वो उसके फर्स्ट शेल से थर्ड में जाए और थर्ड से वापस फर्स्ट में आ जाए, तो इसके द्वारा कितनी एनर्जी छोड़ी जाएगी, इसके द्वारा कितना वेव लेंथ वाली वेव निकली जाएगी, और वो कौन से रेंज में आएगी, वी अल्ट्रा वायलेट, UV, IR, ये पता लगाना पड़ेगा। और हाइड्रोजन और बेरिलियम में क्या फ़र्क है? माना इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन्स हैं, और 4 प्रोटॉन्स का फोर्स इस बेरिलियम के आखिरी इलेक्ट्रॉन पर मैक्सिमम होगा। तो इसके द्वारा जो एनर्जी अब्जॉर्ब और रिलीज करी जाएगी वो हाइड्रोजन के मुकाबले अलग होगी। तो इसीलिए आप लोगों को एक फॉर्मूला यहां पर दिया गया कि लेट से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब वो अपने इनिशियल ऑर्बिट में होगा, लेट से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब वो अपने इनिशियल ऑर्बिट में होगा, दैट विल बी -2.18 into 10 to the power -18 मल्टीप्लाई बाय Z स्क्वायर अपॉन Ni का स्क्वायर जूल्स। ये आपको समझाया गया कि अगर आपका इन सभी एलिमेंट्स में से किसी भी एलिमेंट में, हीलियम में, लिथियम में, बेरिलियम में, हाइड्रोजन में, इलेक्ट्रॉन अगर अपने इनिशियली किसी भी शेल में हो, सर इनिशियल में आपने 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि लेमन सीरीज में तो ये 1 में होगा, लेकिन बाल्मर सीरीज में ये 2 में होता है। भाई 2 में आकर गिरता है ना,
2 में आकर गिरता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है भाई, जैसे मान लो तुम्हारी बाल्मर सीरीज है, तो बाल्मर अंकल ने क्या बोला कि भैया मेरी सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आकर सेकंड में गिरेगा, फर्स्ट में नहीं जाता, वो फर्स्ट में नहीं जाता, वो कहीं से भी आएगा, वो सेकंड में गिरेगा। तो बेटा एक बात बताओ, जैसे ही एनर्जी छोड़ के वो सेकंड में आया, आप तो लगातार एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, आप तो ट्यूबलाइट को, बल्ब को लगातार करंट दे रहे हो। तो जैसे ही वो डी एक्साइट होकर सेकंड में आया, ये भी तो चांसेस है कि वो यहीं से एक्साइट होकर वापस ऊपर चला जाए, वो यहीं से एक्साइट होकर वापस ऊपर चला जाए। तो बाल्मर सीरीज में पूरा खेल सेकेंड शेल का है, पूरा खेल सेकेंड शेल का है। क्या बात समझ में आ गई? अब यहां पर दो केसेस है, यहां पर इनिशियली हम लोगों ने ये माना कि इलेक्ट्रॉन में भले ही अब्जॉर्प्शन हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन भले ही अब्जॉर्ब हो रहा हो, एनर्जी करके ऊपर जा रहा हो या रिलीज हो रहा हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको तो सवाल में देखना है कि शुरुआत में मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ था। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन शुरुआत में एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है, तो जो इनिशियल वाले की वैल्यू होगी वो छोटी होगी एज कंपेयर टू फाइनल। अब्जॉर्ब का मतलब शुरुआत में मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 शेल में इमेजिन करो, और हम उसको एक्साइट करके 7 शेल में भेज रहे हैं। तो इनिशियली आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ माना जाएगा? अभी आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 3rd शेल में। फिर आप उसको एनर्जी दोगे, वो उछल के कहाँ चले जाएगा? 7th शेल में। तो यहाँ पर वाले केस में आपका ये इनिशियल हो गया और ये वाला आपका फाइनल हो गया। लेकिन अगर बाय चांस आपको ये बोला जा रहा है दैट इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एमिट करके, इलेक्ट्रॉन ने फोटॉन्स एमिट करके नीचे आना पसंद करा, तो यहाँ वाले केस में इनिशियल की वैल्यू बड़ी हो जाएगी और फाइनल की वैल्यू छोटी हो जाएगी। दैट मीन्स अब यहाँ पर क्या हुआ? अब यहाँ पर ये हुआ कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अभी 7वें शेल में प्रेजेंटली मौजूद है, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब वो एनर्जी छोड़कर, जब वो फोटॉन्स एमिट करके 3rd शेल में आकर गिरेगा, तब उसके द्वारा कितनी एनर्जी छोड़ी गई और ये एनर्जी कौन सी वेव रेंज में आ रही है और कौन सा हमें रेडिएशन मिल रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि एमिट हो रहा है, तो शुरुआत में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन 7वें शेल में था, तो अब ये तुम्हारा इनिशियल हो गया और ये तुम्हारा फाइनल हो गया। तो बेटा क्वेश्चन की भाषा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिंपल बाल्मर अंकल का फॉर्मूला फॉलो कर रहे हो, अगर आपको सवाल में लिख दिया गया कि ये लेमन सीरीज़ है, ये बाल्मर सीरीज़ है, ये पास्कन सीरीज़ है, और आपको इसका वेव लेंथ निकालना है, आपको वेव नंबर निकालना है, तो बस ये फॉर्मूला फॉलो करो। मैंने आपको n1 बता दिया जो नीचे होता है और n2 बता दिया जो ऊपर होता है, हमेशा यही फॉलो होगा। लेकिन अगर आप एनर्जी के साथ खेल कर रहे हो, अगर आप एनर्जी के साथ खेल कर रहे हो, तो प्लीज़ इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना कि वो सवाल में क्या कह रहा है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पर जा रहा है, तो ये वाला केस लगेगा, और अगर वो एनर्जी छोड़कर लोअर एनर्जी पर आ रहा है तो ये वाला केस लगेगा। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब अपन इसको कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं, और मैं ये रब कर दूं, मेरे ख्याल से ये तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। ये वैल्यू याद रखना 109677, ये VIP नंबर है, इसको याद रखना। ये तुम्हारे बाबू सोना का नंबर भले ही ना हो, लेकिन प्लीज़ इस नंबर को याद रखना, बाकी तो नंबर याद रहते हैं। चलो, तो अब मान लो एनर्जी अब्जॉर्ब करके या एनर्जी रिलीज करके इलेक्ट्रॉन अपने फाइनल शेल में आ गया, तो इसकी एनर्जी भी कितनी होगी? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² अपॉन NF का स्क्वायर। अब देखो एक बात समझो, Z क्यों इंपॉर्टेंट है? हाइड्रोजन में Z की वैल्यू 1 होती है, लेकिन हीलियम में 2 होती है।
लिथियम में 3 होती है, बेरिलियम में 4 होती है, तो Z हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउ हमें ये देखना है कि कितना एनर्जी चेंज हुआ। भाई आपसे यही पूछा जाएगा ना कि कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करी, कितनी अब्जॉर्ब करी या कितनी रिलीज करी, यही पूछा जाएगा ना। भाई अगर ऊपर वाले रेंज में होगा और नीचे गिरेगा तो कितनी अब्जॉर्ब करी, कितनी रिलीज करी, और अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो कितनी अब्जॉर्ब करी, यही पूछा जा रहा है ना। तो आपको डेल्टा ई निकालना, दैट इज चेंज इन एनर्जी, कि जब इलेक्ट्रॉन अपने इनिशियल शेल में था तो कितनी एनर्जी रखता था, फाइनल में गया तो कितनी एनर्जी हो गई। तो डेल्टा ई विल बिकम इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई। आप सब लोग जानते हो फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है, -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर अपॉन एन एफ का स्क्वायर, माइनस फिर -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन आई का स्क्वायर। यहाँ पर आप देखो ये वाली पूरी वैल्यू, ये पूरा कॉमन है, बाहर निकाल लेता हूँ। 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको प्लस लिख देता हूँ। अब आप समझ ही गए हो मैंने क्या करा, माइनस माइनस को प्लस कर दिया। तो मैंने ये पूरी वैल्यू को बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस प्लस, ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा तुमको, -1 अपॉन एन एफ स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। तो एक काम करूं, इसको आगे कर दूं, इसको पीछे कर दूं, तो ये माइनस साइन बीच में आ जाएगा। तो एग्जैक्टली हम लोग यही करते हैं, हम लिखते हैं 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई। इस तरीके से आपको डेल्टा ई की वैल्यू दिखाई पड़ेगी। क्या ये बात मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोगों को समझ में आ गई? इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? पक्की बात, श्योर शॉर्ट। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे एप्लीकेबल होगा। मान लो एनर्जी अब्जॉर्ब करी गई, तो जब अब्जॉर्ब करी तो मेरा इनिशियली एटम में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में था, क्योंकि एनर्जी अब्जॉर्ब करी तो फाइनली वो सेकेंड शेल पे पहुंच गया। जब रिलीज करी तो रिलीज में एनर्जी हायर एनर्जी पर था, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी शेल पे था, तो मान लो वो 2 पर था, एंड फाइनली वो आकर गिर के फर्स्ट में गिर गया। अब ये फॉर्मूला इन दोनों केसेस के लिए लगाओ। देखो यहाँ पर डेल्टा ई विल बिकम इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर, अच्छा इन सब की यूनिट जूल्स है, याद रखना, इंटू 10 टू द पावर -18 मल्टीप्लाई बाय, और मान लो ये एटम जो अपन यूज कर रहे हैं, लेट्स से दिस इज हाइड्रोजन एटम, वी आर यूजिंग इट फॉर हाइड्रोजन एटम, तो z की वैल्यू 1 कर दो, तो 1 स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, हटा दिया इसको मैंने, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, एंड 1 अपॉन एन एफ, एफ क्या 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो वैल्यू मिलेगी 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18, यहाँ पर आपका हो जाएगा एलसीएम 4 माइनस 1, तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर 18 मल्टीप्लाई बाय 3/4, यानी आपको जो नेट डेल्टा ई की वैल्यू मिल रही है वो कैसी मिल रही है, यू आर गेटिंग अ पॉजिटिव वैल्यू। एंड पॉजिटिव वैल्यू आपको हमेशा याद ध्यान रखना कि ये सिखाती है कि एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी इज गेटिंग अब्जॉर्ब। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन में एनर्जी रिलीज कर रहे हो तो यहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू क्या है, क्या देखिए 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18। अब यहाँ पर तुम्हारा एन आई क्या है 2, तो यहाँ पर एन आई की जगह 2 रखो, 2 का स्क्वायर करो तो हो जाएगा 4 माइनस एन एफ की वैल्यू 1 है तो 1, तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ वैल्यू आ जाएगी -4, तो ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 मल्टीप्लाई बाय -3/4, ये माइनस आगे चला जाएगा तो नेट वैल्यू हो जाएगी -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 मल्टीप्लाई बाय 3/4। मतलब आप देखो दोनों तरफ वैल्यू बिल्कुल सेम है, डेल्टा ई की वैल्यू आप देखेंगे दोनों तरफ एग्जैक्टली सेम आ रही है, बस इस साइन का फर्क है। एंड दिस नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज। तो हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चा लोग, कोई परेशानी मेरे गुलजारी लालो, क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो कीप दिस फॉर्मूला इन माइंड, कीप
दिस फॉर्मूला इन माइंड एंड प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। मेरे प्यारे बच्चों प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए मैं ये केस मिटा रहा हूं, बस आई एम रबिंग दिस केस। सिर्फ ये केस हटाने के बाद अब रिडबर्ग आए। रिडबर्ग ने बोला कि प्लैंक्स अंकल ने हमें सिखाया है कि डेल्टा ई इज ऑलवेज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। भाई भले ही आपको फॉर्मूला प्लैंक्स ने ई का दिया हो एच सी बाय लैम्डा, लेकिन वो इस पर भी एप्लीकेबल होता है चेंज इन एनर्जी के लिए, कि आपके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फोटोन छोड़ने के बाद कितनी चेंज हुई। तो दोनों केसेस में ये एच सी बाय लैम्डा फॉलो हो रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर डेल्टा ई की जगह लिख दिया एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर 1/n i का स्क्वायर माइनस 1/n f का स्क्वायर जूल्स। नाउ ही सेड मल्टीप्लाई एच सी लैम्डा ऑन बोथ साइड। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एच सी। एच सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, इनफैक्ट मल्टीप्लाई मत करो, डिवाइड करो। तो जब हमने इस साइड को एच सी से डिवाइड करा तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा इंटू एच सी, और ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर जूल्स। और यहाँ पे अपन ने इसको एच सी से डिवाइड कर दिया। यहाँ एच सी कट गया, यहाँ क्या बचा 1/लैम्डा। आप लोग जानते हो 1/लैम्डा तो म्यू बार के बराबर होता है वेव नंबर के। तो ये दो फॉर्मूले आ गए। अच्छा, जब आप 2.18 इंटू 10⁻⁻18 को h यानी 6.626 इंटू 10⁻, दिस इज जूल्स, माइनस 34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाई बाय सी 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड से जब आप इसको करते हो तो जूल से जूल कट जाता है, सेकेंड से सेकेंड कट जाता है, मल्टीप्लाई बाय 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर हो जाता है। ये क्योंकि नीचे है, ये क्योंकि नीचे है, क्योंकि तुम्हारा लैम्डा नीचे है इसलिए मीटर्स भी नीचे। ऊपर ले जाऊंगा तो पर मीटर हो जाएगा, यानी न्यू बार की वैल्यू। तो फाइनली तुम्हारे न्यू बार की वैल्यू आएगी 1.09677 इंटू 10⁻7 पर मीटर 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर। एंड दिस इज योर रिडबर्ग कांस्टेंट, इसको बोला था रिडबर्ग कांस्टेंट। तो अब समझ में आया कि हमने इसके पहले वाले फॉर्मूले में न्यू बार की वैल्यू वो बाल्मर सीरीज में 109677 आ रही थी, वो पर सेंटीमीटर में थी। अगर आप यहाँ पर डेसिमल लगाओ 1 2 3 4 5 तो 1.09677 इंटू 10⁵ पर सेंटीमीटर, और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँ तो मेरे को यहाँ पर 10⁻7 कर देना पड़ेगा। तो देखो वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ रही है। तो बच्चा लोग, this is how you will calculate the new bar by using this formula। तो अब अगर आपको न्यू बार निकालना है तो ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, इनिशियल माइनस फाइनल। देखना पड़ेगा कि इनिशियल कहाँ है, ऊपर है कि नीचे। और अगर आपको सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना है तो आप n1 चेक कर लो कि बाल्मर सीरीज है तो n1 2 हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस दिस इज हाउ आप लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के सवाल सॉल्व कर सकते हो, और ये भी नीट बोर मॉडल का ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम इस पर करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। मेरे पास में इससे रिलेटेड ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हैं। आओ आप और हम मिलके खेलें कौन बनेगा करोड़पति, और करें कुछ सवालों को सॉल्व। मिटा दें, ग्रेट। एक छोटा सा अपडेट, वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी 8, 9 और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसे एग्जाम्स के लिए, NTSC ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है, और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए।
उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिज़ायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा।